लोकसभा की 40 सीटें इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों के लिए बेहद खास है। और खास होने का मुख्य कारण भी बहुत है, लेकिन उन्हीं में से आज हम एक मुख्य कारण के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम 40 की 40 सीटों के बारे में जरा बात कर लें। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, बाकी 5 चरणों के मतदान होने बाकी हैं। और 4 जून को वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन देश की जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। अगर हम बात अपने बिहार की करें, बिहार के 40 लोकसभा सीटों की करें, तो ये 40 लोकसभा सीट इस बार तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, उनके लिए बेहद खास है। क्योंकि तेजस्वी यादव जो कि इंडिया अलायंस के एक बड़े पार्टी के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में, लीडर के तौर पर वो देखे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए जो कि इस बार बिहार में अभी जिनकी सरकार है उसमें नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से उनके साथ नजर आ रहे हैं। 40 सीटों को लेकर एनडीए दावा कर रही है कि इस बार एक नया इतिहास एनडीए रचने वाली है। पिछले बार के चुनाव में 39 सीट उन्होंने हासिल की थी, लेकिन इस बार वो 40 सीट हासिल करेंगे। वहीं इंडिया अलायंस भी अलग ही दावेदारी दिखा रही है। तेजस्वी यादव आए दिन कहते रहते हैं कि इंडिया अलायंस इस बार बिहार में इतिहास रच देगी और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इंडिया अलायंस जो है वो फतेह हासिल करेगी। ये तो फैसला 4 जून को होगा, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बिहार में राजनीतिक को और उनके राजनीतिक पारियों को किसी की नजर भी लगती हुई नजर आ रही है। नजर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दल ऐसे हैं जो इनकी पारियों को कहीं ना कहीं खराब करने के चक्कर में हैं। उनमें 2 मुख्य नाम जो हैं वो बेहद ही चर्चाओं में हैं। पहला नाम मायावती का और दूसरा नाम ओवैसी का। मायावती जो कि बसपा की है और ओवैसी की पार्टी AIMIM है। तो इसी बात पर हम चर्चा करने के लिए आज अपने वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन जी के साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे सवाल करेंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने के लिए ओवैसी और मायावती जो हैं वो कितनी कारगर जो हैं वो देखने में लग रही हैं। सर, सबसे पहले तो मायावती और ओवैसी, इन दोनों को माना जा रहा है कि एक मुस्लिम वोट को खींचेंगे और एक अति पिछड़े वोट को खींचेंगे, दलित वोट को खींचेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के वोट बैंक पे कुछ असर दिखेगा? बिल्कुल असर दिखेगा। असर तो दिखना ही चाहिए। और असर दिखने का तो असर यह है कि दोनों को कई सीटों पर ये झटका दे सकते हैं। इसके पहले कि हम इस पर आए कि कहाँ कहाँ झटका दे सकते हैं, तमाम अपने दर्शकों को भी हम बता दें कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है मुख्य रूप से शुरू में तो यही माना जा रहा था कि चुनाव केवल 2 गठबंधनों के बीच आमने सामने की लड़ाई रही, एक एनडीए एक महागठबंधन। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का दौर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई सीटों पर मुकाबला काफी रोचक होता जा रहा है। और रोचक मुकाबले में वोटों का गणित कई दलों का गड़बड़ा रहा है, कई प्रत्याशियों का गड़बड़ा रहा है। जैसे एक और तो जो आपने भी बात की कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और दूसरी मायावती की पार्टी बसपा, तो हाथी किसे पटकेगा और ओवैसी का पतंग किसकी पतंग को काटेगा, ये बड़ा मायने रखता है। तो अभी आप देखेंगे ना, तो अभी जो ओवैसी की पार्टी है उनने घोषणा की है कि हम बिहार में कम से कम 9 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। या आपको हम यह भी बता दें कि अभी तक के 2 चरण के चुनाव हुए थे, उन 2 चरणों के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने केवल किशनगंज से प्रत्याशी उतारा। से सीमांचल की सीटें हों या अन्य सीटें हों, कहीं से भी ओवैसी ने उम्मीदवार नहीं उतारा। स्थिति यहाँ तक रही कि ओवैसी की पार्टी ने चाहे अररिया हो चाहे कटिहार हो, उन मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर के कई रणनीति बनाई। बाकायदा कटिहार में तो यहाँ तक कहा गया कि एक उम्मीदवार के नाम को भी तय कर लिया गया, नामांकन के कुछ घंटे पहले उनका नाम वापस ले लिया गया। इसी तरीके से अररिया की सीट पर यहाँ के मोहम्मद असदुद्दीन के बेटे इस बार राजद से उम्मीदवार हैं, तो उनके एक अन्य बेटे जिनका टिकट कटा है उनको पहले बात चली थी कि ओवैसी की पार्टी टिकट देगी, लेकिन अंतिम मौके पर न जाने क्या हुआ कि ओवैसी ने वहां से भी अपने पांव पीछे खींच लिए। लेकिन अब जो नई बातें सामने आई हैं उसमें शिवहर संसदीय सीट से राणा रणजीत सिंह को उम्मीदवार बना दिया गया है। कई अन्य सीटें हैं जैसे कि पाटलिपुत्र की सीट है, सासाराम की सीट है और भी कई सीटें हैं, काराकाट की सीट है, जिन सीटों पर भी घोषणा की गई है। जहानाबाद की सीट है। इन सीटों पर घोषणा ओवैसी की पार्टी ने की है कि हम यहाँ से लोकसभा में उम्मीदवार उतारेंगे। अब ऐसे में ना वहां के गणित को देखना बेहद जरूरी होगा। दूसरी ओर मायावती है, उन्होंने भी कहा है कि हम कम से कम 6 सीटों पर उम्मीदवार दे रहे हैं। कई सीटों पर उनके प्रत्याशी भी आ चुके हैं। जैसे देखिए कि बसपा के उम्मीदवार हैं गुलाब यादव,
झंझारपुर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। झंझारपुर में इस बार जो 7 मई को लोकसभा का चुनाव होना है, उसी दिन चुनाव है। अब जरा साहब झंझारपुर की स्थिति को देखेंगे ना, तो झंझारपुर से जो रामप्रीत मंडल है वो जदयू के सांसद हैं। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो रामप्रीत मंडल ने गुलाब यादव को ही हरा करके और जीते थे। इस बार क्या हो रहा है, वहां पर संतोष कुमार महासेठ हैं जो कि वीआईपी के प्रत्याशी हैं, यानी कि तेजस्वी यादव के गठबंधन की ओर से वह प्रत्याशी हैं। और गुलाब यादव के बारे में कहा गया था कि उनको पहले कहा गया था कि हम टिकट देंगे राजद से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो उन्होंने बसपा के हाथी पे सवारी कर ली और अब बसपा के टिकट पे वहाँ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। गुलाब यादव खुद पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी एमएलसी है, बेटी जो है वह भी जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। तो एक मजबूत राजनीतिक और कद्दावर राजनीतिक के तौर पर गुलाब यादव है। अब ऐसे में देखेंगे तो यादवों का जो झंझारपुर में वोट बैंक है, इसके अतिरिक्त मायावती की पार्टी से साथ आने से दलितों के भी एक बड़े वोट बैंक का साथ उनको मिल सकता है। स्वाभाविक है कि इन स्थितियों में एक और वह बड़ा झटका राजद को भी देंगी, माने वीआईपी के प्रत्याशी को भी देंगे गुलाब यादव। दूसरी ओर उनका झटका जदयू को भी मिलेगा, एनडीए को भी मिलेगा। तो ऐसे ही देखिए झंझारपुर में खेल खराब कर सकते हैं गुलाब यादव मायावती की पार्टी से। अभी जैसे हम लोग शिवहर की बात कर रहे थे, शिवहर से इस बार देखेंगे आप तो शिवहर से राणा रंजीत सिंह को एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतारा, अभी केवल उन्हीं के नाम की घोषणा की गई है। उसी सीट पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर मुस्लिमों की जो आबादी है वो महज 16% के आसपास है। अच्छा। लेकिन राजपूत जाति से आने वाली लवली आनंद वहां जदयू की उम्मीदवार है और उनके मुकाबले में जो वहां पर है ऋतु जायसवाल है, वैश्य जाति से आती है। तो जाति की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति एक ऐसा कटु सत्य बन चुका है जो राजनीतिक दल तमाम अपने फायदे और नुकसान जातियों के इर्द गिर्द ढूंढते हैं। अब देखिए राणा रंजीत सिंह की जाति क्या है, राजपूत। लवली आनंद की क्या जाति है, राजपूत। अगर राजपूतों का एक वोट जो है बड़े स्तर पर राणा रंजीत काटने में सफल हुए, और चूंकि राणा रंजीत सिंह उस इलाके के आते हैं, उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में बड़ा झटका किसके लिए होगा, आनंद मोहन के लिए, एनडीए के लिए, उनकी पत्नी लवली आनंद जदयू के एनडीए के लिए। तो ऐसे जो अन्य सीटों की भी घोषणा की गई है वहां भी अगर प्रत्याशी दिया जाता है तो इसे तो सही है ना, चाहे गुलाब यादव का उदाहरण ले, चाहे राणा रंजीत का उदाहरण ले, या कई अन्य प्रत्याशी जिनकी संभावित बातें चल रही हैं, तो झटका तो देंगे ना, बिल्कुल देंगे। तो ये बिल्कुल लग रहा है कि मायावती और ओवैसी दोनों झटका देंगे। लेकिन यहाँ एक और बात हम बता दें कि जैसे जो ओवैसी की पार्टी है ना, अगर उनका आप देखेंगे तो वो मूल रूप से पूरे देश में, न केवल बिहार, चाहे वो हैदराबाद की बात करें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों की बात करें, या जहां से भी वो चुनाव लड़ने में अब तक रहे हैं, तमाम जगहों पर उनकी राजनीति मुस्लिमों को केंद्रित कर रही हुई है। अच्छा। मुस्लिमों को केंद्रित कर रही है। अक्सर जो मुस्लिमों के हक हुकूक की बातें होती हैं उसे प्रमुखता से ओवैसी उठाते हैं, संसद में उठाए हैं, सड़क पर उठाए हैं, सड़क पे उठाए हैं, दोनों जगहों पे। तो अब देखिए कि इस बार जो ओवैसी ने यहाँ खेल किया है, इसमें उन्होंने यहाँ पे राणा रंजीत जो कि राजपूत जाति से आते हैं उन्हें उम्मीदवार बना दिया। नतीजा क्या होगा कि राणा रंजीत खुद राजपूत हैं, मुसलमानों का भी उन्हें साथ मिल सकता है। इस स्थिति में बड़ा गेम वो बिगाड़ सकते हैं वहां पे, जीत हार जिसकी हो। तो ऐसे में मुसलमानों का ये वोट बैंक उनके साथ रह सकता है। इसी तरीके से अगर बसपा की हम बात करें तो बसपा की पहचान दलितों को लेकर है, मायावती की पहचान दलित राजनीति में कि एक तरीके से कह सकते हैं कि मौजूदा समय में देश में एक ऐसे चेहरे के तौर पर में है जो मायावती दलितों के सर्वश्रेष्ठ नेता के तौर पर हैं, शीर्ष नेता हैं। उनका खेल तो बिहार में भी चलेगा ना, चलेगा ही। तो दलितों के वोट बैंक को अगर वो काटने में सफल रहती हैं तो कई सीटों पर कई प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें हो पैदा हो सकती हैं। सर एक और सवाल है कि इस बार ओवैसी ने जो टिकट दिया है वो गैर मुस्लिमों को टिकट दिया है। जैसे आपने कुछ समय बोला कि ओवैसी का जो मुख्य केंद्र होता है वो मुस्लिमों के लिए ज़्यादा होता है, फिर वो संसद से लेकर सड़क तक क्यों ना हो, और हमने भी सुना है जहाँ भी हो मुस्लिमों के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बिहार में जो प्रत्याशियों को उतारा है उसमें मुस्लिम जो है वो नहीं है, गैर मुस्लिम है। तो इस बार ओवैसी की क्या मतलब कुछ अलग चाल है या फिर कुछ अलग रणनीति है? और इस रणनीति से सर राजद और जदयू या फिर मैं कहा जाए इंडिया अलायंस और एनडीए को कितना भारी नुकसान होने वाला है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है श्वेता क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो जैसे एक जो किशनगंज की सीट रही जी, वहां से उन्होंने अख्तरुल ईमान को प्रत्याशी बनाया, मुसलमान है। और किशनगंज की सीट बिहार में एकमात्र ऐसी सीट है और देश स्तर पर भी कह सकते हैं जहां माना जाता है कि 67% के आसपास जो मतदाता है वो अकेले मुस्लिम वर्ग से है।
तो वहां तो उन्होंने मुसलमान प्रत्याशी दिया। लेकिन अब जो दूसरे प्रत्याशी उनके शिवहर से रहे हैं वो राणा रंजीत सिंह रहे, जो कि राजपूत है, राजपूत जाति से आते हैं। अब ऐसे में ये महत्वपूर्ण चीज है कि आखिर वो खेल किसका बिगाड़ रहे हैं, एनडीए का या इंडिया का। अभी हमने शुरू में भी आपको जैसा बताया था कि जो अररिया की सीट है वहां मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे इस बार राजद के कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्हीं तस्लीमुद्दीन के एक अन्य बेटे का टिकट काट के दूसरे बेटे को राजद ने प्रत्याशी बनाया है। बात चली थी कि उस बेटे का जिनका टिकट कटा उन्हें ओवैसी अपना उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाया। तो इससे क्या हो रहा सकता है वहां कि अगर उम्मीदवार बना देते तो संभव है कि जो वहां मुस्लिम वोट है वो माना जाता है कि एक मुश्त पड़ता है। ये हम दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन माना जाता है। तो किसको पड़ता है? राजद के उम्मीदवार को पड़ता है। वहां जो मतलब जो उम्मीदवार है राजद के, तो अररिया की सीट पर जो राजद के कैंडिडेट हैं उनको पड़े वोट। तो उसके बीच में क्या हुआ कि अब वहां जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है, बट वोट टूटता, वो वोट मुसलमानों का टूटेगा नहीं। फायदा किसका होगा आप सब समझदार हैं, जो वहां मुस्लिम कैंडिडेट है। जो क्योंकि जैसे अगर अररिया सीट की बात करें ना, तो अररिया सीट में करीब 44% मुसलमान वोटर हैं, और यहाँ से प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और शहनवाज आलम यहाँ से राजद के प्रत्याशी हैं। अगर वर्ष 2019 के लोकसभा को आप देखेंगे ना, तो यहाँ 1,37,000 वोटों से जो बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह हैं इन्होंने जीत हासिल की थी। वहाँ जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके प्रतिद्वंदी मुसलमान हैं। जैसा हमने आपको बताया कि अगर वो टिकट में नहीं आए दूसरे को उनके खिलाफ में, तो वोट तो नहीं बटेगा ना, किसको फायदा होगा आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम शिवहर की बात करें तो शिवहर सीट पर भी जैसा हम पहले ही बताया कि राणा रंजीत राजपूत जाति से आते हैं और लवली आनंद भी राजपूत जाति से आते हैं। ये माना जा रहा है कि शिवहर में कड़ा मुकाबला है। रितु जायसवाल वहां के एक लोकप्रिय नेता हैं, और बिहार स्तर पर भी रितु जायसवाल की एक बड़ी पहचान है। काफी सक्रिय एग्रेसिव महिला है, उनके सोशल कार्यों की काफी सराहना होती है। लेकिन यहाँ अब आप देखिए कि एनडीए प्रत्याशी है लवली आनंद, जदयू की, राजपूत जाति से आते हैं। अपोजिट में उनको जो प्रतिद्वंदी रहेंगी वो राणा रंजीत रहेंगे और रितु जायसवाल। राणा रंजीत राजपूत जाति से आते हैं। तो अगर राजपूतों का वोट कटेगा तो किसका वोट कटेगा? फायदा साफ दिख रहा है किसका वोट कटेगा और किसे फायदा हो सकता है। हाँ। तो इन स्थितियों में आप ये कह सकती हैं कि जो फायदे का सौदा है वो अररिया भी उदाहरण है कि जहां नहीं दिया गया। अररिया ही नहीं, कटिहार की भी अगर बात करें तो कटिहार सीट पर तो बाकायदा एक प्रत्याशी के नामांकन करने की बातें हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन अंतिम मौके पर कटिहार सीट पर उस प्रत्याशी का नामांकन करने की बातें बंद हो गई। उन्होंने नामांकन नहीं किया। ये भी कहा जा रहा है कि नामांकन के कुछ घंटे पहले ये फैसला हुआ। अब देखिए कटिहार सीट पर क्या हुआ था कि तारिक अनवर वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और उनका जो मुकाबला जिस जदयू कैंडिडेट से था वह अन्य जाति से आते हैं। तो ऐसे में जो तारिक अनवर के लिए वोटों का एक बड़ा वर्ग था, अगर एआईएम के प्रत्याशी वहां पर उम्मीदवार बनते तो संभव है कि वह वोट बैंक दो भागों में विभक्त होता। तो ऐसे में वोटों की एकजुटता वहां बनी रही होगी, यह हम लोग मान के चल सकते हैं। तो फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, आप स्वयं समझिए। शिवहर उदाहरण है, कटिहार उदाहरण है, हमने जो अररिया की बात की, और भी कई चीजें। तो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में और भी उदाहरण सामने आएंगे। समझिए किन को फायदा होगा, किन को नुकसान होगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने ये डिस्कस किया है कि किन किन सीटों पर जो है वो खास करके इंडिया अलायंस और एनडीए को नुकसान हो सकता है बसपा और एआईएमआईएम के आने से। क्योंकि एक तरफ जहां अगर ओवैसी अगर अपने प्रत्याशी को उतारते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कटेगा, और अगर मायावती अपने प्रत्याशी को उतारती हैं तो उससे कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति जो है, दलित जाति जो है, उनका वोट बैंक जो है वो कटेगा। अब तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। जो हम बता रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ होता है या फिर उससे अलग कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।